नमस्कार। द IMT पॉडकास्ट के एक और ख़ास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह वह मंच है जहां हम उन अनुभवों को समझते हैं जिन्होंने इतिहास को आकार दिया है। आज हमारे साथ हैं वो शख्स जिनकी कलम ने क्रिकेट को सिर्फ लिखा ही नहीं बल्कि जिया भी है। देश के दिग्गज खेल पत्रकार पदमपति शर्मा जी 5 दशकों से ज़्यादा समय तक भारतीय क्रिकेट को बेहद नज़दीकी से देखने वाले, अमर उजाला, दैनिक जागरण और दैनिक हिंदुस्तान जैसे बड़े संस्थानों के खेल संपादक, सुनील गावस्कर, नवजोत सिंह सिद्धू, कपिल देव, जिन दिग्गजों को हम टीवी पर देखा करते थे, उनके सुख दुख के गवाह रहे पदमपति शर्मा जी। खेल जगत में इन्हें इतना सम्मान मिला कि लोग इन्हें खेल पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहते हैं। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हम क्रिकेट की चमक ही नहीं बल्कि उसके पीछे की सच्चाई और संघर्ष की भी बात करेंगे। पदमपति शर्मा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द IMT पॉडकास्ट के इस खास एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें समय दिया कि हम आपके साथ एक पॉडकास्ट कर सकें। सवाल मेरे पास काफ़ी सारे हैं जो कि आपके जीवन का सबसे करीबी हिस्सा क्रिकेट और आपकी किताब, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर मेरा सबसे पहला सवाल, सर, आप सिर्फ खेल पत्रकार नहीं हैं, आप भारतीय क्रिकेट के चलते फिरते इतिहास हैं। आपकी पूरी जिंदगी क्रिकेट के इर्द गिर्द बीती है। अगर इसे एक मैच माने या क्रिकेट की भाषा में सोचें तो आपकी जिंदगी के इस दौर को या आप इस दौर को कैसे खुद के लिए परिभाषित करेंगे? हरि अनंत, हरि कथा अनंता है। बहुत लंबा कहना पड़ेगा, मैंने कुछ चर्चा भी की है। देखो, मेरा शौक़ कैसे डेवलप हुआ इसके बारे में मैंने बच्चों को बताया भी है कि किस तरह से हमारे चाचा जी ने जो है, मैंने किताब में जो है उनको समर्पित भी किया है। अपनी जो हमारी ऑटोबायोग्राफी है जिसको परालकर पुरस्कार मिला है 2020 का, बाबूराव विष्णुराव परालकर यूपी सरकार ने दिया है जी। उसमें हमने इसका वर्णन किया है कि किस तरह से हमारा शौक़ हुआ और वो शौक़ एक दुर्घटना हुई और उसके बाद जो है वो शौक़ जो था वो रोजी रोटी में बदल गया है। लेकिन मैंने रोजी रोटी के लिए काम नहीं किया है, मैंने स्वांतः सुखाय के लिए भी काम किया है। ये बहुत अच्छा है जब आप किसी चीज़ को शौक़ रखते हैं और जब वो आपके लिए एक समझ लीजिए कि आपका आय का साधन बनता है तो वो सोने में सुगंध जैसा होता है जी। बहुत अच्छा। लेकिन पैसे के पीछे भी नहीं भागा। मेरा काम था बस इतना कि मैं हिंदी के पाठकों को या बाद में ब्रॉडकास्ट मीडियम में दर्शकों को वो दे सकूं जो वो चाहते हैं। मैं कितना सफल हुआ ये तो उन पर निर्भर करता है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से यथासंभव प्रयत्न किया, कोशिश की। बहुत अच्छी तरह आपने ये परिभाषा सर हमें दी। लगभग 5 दशक क्रिकेट को बहुत नज़दीक से देखा है आपने। जब आप पहली बार आपने क्रिकेट लिखना शुरू किया तब क्या कभी सोचा था कि एक दिन आप खेल पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहलाएंगे? क्या है इसके पीछे की कहानी? देखो, भीष्म पितामह तो ये आप लोगों ने गढ़ा है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम चाहते थे कि मेरे दिल में एक आग थी, क्योंकि हिंदी जो उस समय प्रिंट मीडिया ही हुआ करता रहा, या तो रेडियो होता था, तो वो रेडियो में तो कुछ खास मिलता भी नहीं था। जो प्रिंट मीडिया था उसने हिंदी को कभी वो तरजीह नहीं दी। भाषाई पत्रों में अगर आप देखें तो बांग्ला में जो है वो अंग्रेजी को भी पीछे छोड़ने की ताकत थी और वो करते थे ऐसा जी। लेकिन बाकी के भाषाई पत्रों में मैं समझता हूँ कि वो कहीं भी उनके प्रति वो आकर्षण नहीं था जो होना चाहिए था और जो पाठकों तक पहुँचना चाहिए रहा। तो पाठकों की रुचि कहाँ से होगी जब आप उनको बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, तब आपकी रुचि कहाँ से होगी? तो ये मन में मेरे आता था कि कभी हमें मौका मिला
तो मैं ये बताऊंगा कि देखो खेल सही मायने में क्या होते हैं। और इसीलिए मेरी राइटिंग जो थी थोड़ी सी डिफरेंट थी। मैं कितना सफल हुआ ये मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 5 दशक बीत गए और मुझे याद आता है कि 1976 में न्यूजीलैंड की टीम आई थी और कानपुर टेस्ट मैच में मुझे कवर करने का मौका मिला। मैंने एक पूर्णकालिक पत्रकार के रूप में ज्वाइन नहीं किया था जी। लेकिन आज अखबार था, उस ज़माने में बहुत नामी अखबार था। इतिहास पढ़ोगी तो पता लगेगा कि केवल देश में नहीं विदेश में भी इसकी धाक थी। तो उसके जो युवा मालिक संपादक थे वो आज भी हैं जी। उन्होंने हमसे कहा पदम जी ज़रा देख लीजिए। तो टिकट नहीं मिला, पास नहीं मिला, क्योंकि देर में मैं पहुंचा। तो मैंने गैलरी में बैठ करके वो मैच देखा है। तो मैं देखा नहीं, मैंने जिया है उस मैच को। और इत्तेफाक से वो मैच ऐसा हुआ कि हालांकि ड्रा हुआ, उस ज़माने में अगर कोई टेस्ट मैच ड्रा हो जाता था तो भी हम लोग जीत की तरह लेते थे उसको, क्योंकि हमारी टीम इतनी स्तरीय नहीं थी। बराबरी तो का मुकाबला हाँ, तो वो मैच जो था मैंने देखा। मेरी यादों में सबसे ज़्यादा वो मैच इसलिए है कि सेकेंड इनिंग में भारत ने जो है वो 500 से ज़्यादा के स्कोर खड़ा किया और कोई सेंचुरी नहीं थी उसमें, और फॉलोऑन दिया न्यूजीलैंड को, लेकिन न्यूजीलैंड ने फॉलोऑन बचा लिया। भारत को दूसरी पारी में बैटिंग करनी पड़ी। तो गुंडप्पा विश्वनाथ जो थे उसको कलाई का जादूगर कहा जाता था। उन्होंने एक जो बैटिंग की तो समझ लो कि बाहर स्ट्रीट लाइट जल गई थी, मैदान में लाइट जल गई थी, लेकिन क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी दोनों टीमों की। न्यूजीलैंड की भी थे, वो भी चाहता था कि देखिए क्या होता है। और जब तक सेंचुरी नहीं बनी उनकी उस ड्रा मैच में तब तक वो खेल चालू रहा। तो बताओ कि वो मेरे लिए एक सबसे पहले ही टेस्ट मैच वो यादगार बन गया। इसी बात को आगे लेके चलते हैं। मैचों का सिलसिला अभी जारी है और जैसे कि सुनील गावस्कर जी के युग से शुभमन गिल के युग तक आपको क्या लगता है क्रिकेट बदला है या क्रिकेटर्स? क्या कहा आपने? सुनील गावस्कर जी के समय से लेके और आज जो ये आज के स्पोर्ट्स जनरेशन है, शुभमन गिल जी हैं हमारे एक क्रिकेटर। तो अगर मैं इसे एक जनरेशन की तरह पिछली जनरेशन से आज की जनरेशन में कनेक्ट करती हूँ तो आपको क्या लगता है क्रिकेट बदला है या क्रिकेटर्स बदले हैं? नहीं, क्रिकेट बदली है, क्रिकेट बदली है। देखिए कोई भी चीज़ स्थिर नहीं होती, वो परिवर्तनशील होती है। और खेलों में बदलाव अगर नहीं आएगा तो वो खेल बेकार हो जाते हैं। तो पहले तो टेस्ट मैच होते थे, 5 दिन के मैच होते थे और एक दिन रेस्ट डे होता था बीच में, 3 दिन या 2 दिन बाद एक दिन आराम का दिन होता था जी। बड़े इत्मीनान, क्योंकि अंग्रेजों का खेल था ना। वो क्या बोलते हैं कि गुनगुनी सी धूप में और बारबेक्यू में बैठ के हैम सीख रहे हैं, ये सीख रहे हैं और आराम से बैठे हुए सोफे पर लेट करके मैच देख रहे हैं। और वो क्लासिकल अंदाज था भी क्रिकेट का उस ज़माने में। तो वो एक दौर था, वो दौर बदला। टेस्ट मैच में पहले तो रेस्ट डे बंद हुए, उसके बाद एक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मैच होने वाला था, वॉश आउट हो गया। तो ये हुआ कि एक वन-डे खेला जाए। तो वन-डे 71-71 की बात है, 70 के दशक की शुरुआत की। वन-डे मैच की शुरुआत वहाँ से हो गई। लोगों ने बड़ी रुचि ली। धाड़ धाड़ एक दिन में खेल खत्म होता है, जीत हार तय होती है, या 5 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद वो वर्ल्ड कप शुरू हो गया। वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो खेल में नई चीज़ें आने लगी, स्ट्रोक में इम्प्रोवाइजेशन होने लगा। ऐसे ऐसे स्ट्रोक जो हम टेस्ट मैच में कल्पना नहीं कर सकते थे, वो स्ट्रोक्स हमें वनडे में देखने को मिले। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन हुआ, जो फील्डिंग होती थी उसमें सीमित जगह हो गई कि यहाँ इतने खिलाड़ी इस समय 15 ओवर तक रहेंगे, 15 ओवर के बाद इतने रहेंगे मैदान में। तो ये तमाम चीज़ें आई और उसी का फ़ायदा उठा करके जो है वो आपको T20 आ गया। बीच में क्या हुआ कि कैरी पैकर एक बहुत बड़ा टाइकून टेनिस के
चैनल 9 उनका था ऑस्ट्रेलिया में, वो दुनिया में नहीं है, उनका लड़का है। उसकी जो है आईसीसी ठन गई तो उसने कहा ठीक है, वो प्रसारण अधिकार को लेकर के चल रहा था मामला। उसने कहा ठीक है, हम देखेंगे। और उन्होंने क्या किया कि भारत को छोड़ के जितनी भी टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज थी, सबके प्रमुख खिलाड़ियों को टीम में अलग ले लिया। श्रीलंका की टीम है, पैकर की तरफ से खेल रही, तो इसकी टीम, उसके भारत ही नहीं था। और वहाँ क्या हुआ, उसने क्रिकेट को ज़्यादा इंटरटेनिंग बनाने के लिए क्या किया कि उसने रंगीन कपड़े, फ्लड लाइट, ये तमाम जो इजाद कैरी पैकर की है, उसने क्रिकेट को एकदम बिल्कुल जो है उसका जो कायाकल्प कर दिया है। वरना पहले सिर्फ सफेद यूनिफॉर्म में ही, ट्रैक सूट में क्रिकेट खेला जाता था। अब आप सोचिए, एक इंडिया था कि जो नहीं गया, लेकिन 78 में कैरी पैकर का एक रिप्रेजेंटेटिव आया, टेलर, मैं पाकिस्तान में ही था, तो वहाँ उसने इंडियन टीम से नेगोशिएट किया और गवास्कर, बिशन बेदी, तमाम 10 खिलाड़ियों ने जब करार कर लिया, आईसीसी को जैसे ही पता लगा कि इंडिया भी अब वहाँ जा रहा है पैकर में, तब वो सरेंडर कर गए और उन्होंने कैरी पैकर के साथ समझौता कर लिया। लेकिन जो कैरी पैकर की देन थी, और वो प्रसारण अधिकारी उनको मिल गए, लेकिन कैरी पैकर की जो देन थी उसको पूरा का पूरा अडॉप्ट किया आईसीसी ने। और उस तरह से एक नई, पहले क्या होता था कि वनडे जो है वहाँ आईसीसी के नाम पर क्या हुआ, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड का कब्जा होता था, वो सबका बॉस था। तो वनडे जो है 50 ओवर के नहीं होते थे, 60 ओवर के होते थे। और वहाँ क्या होता था कि बाकायदे लंच और टी सब बिल्कुल टेस्ट वाले अंदाज में होते थे। फिर बाद में उसको घटा करके 50 ओवर किया गया। वो 50 ओवर जब हुआ, वो खेल अत्यंत लोकप्रिय हुआ। मैदान जो है न केवल भरने लगे, बल्कि प्रसारणकर्ता सामने आ गए और रेवेन्यू जो है आईसीसी के ऊपर धनवर्षा होने लगी। भारत में क्या था कि भारत में पहले केवल दूरदर्शन का एकाधिकार था, उसको चैलेंज किया बीसीसीआई ने, जगमोहन डालमिया थे अध्यक्ष, और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि नहीं, ये बपौती नहीं है आईसीसी की, अरे सरकार की बपौती नहीं है, इसका प्रसारण अधिकार सबको मिलना चाहिए। तो नतीजा क्या हुआ कि 1996 के वर्ल्ड कप में जितनी टीमों ने भाग लिया था, सबको मतलब इतने रुपए मिले कि उनकी एक ही दिन में दारिद्र्य दूर हो गया। पाकिस्तान ने शायद देखा नहीं होगा, 150 करोड़ उसको मिला। अच्छा। और उसके पहले की स्थिति ये थी कि 1983 में भारत ने जब वर्ल्ड कप जीता तो बीसीसीआई ने घोषणा की कि हर खिलाड़ी को 1 लाख रुपया देंगे, लेकिन पैसे नहीं थे उनके पास, कहाँ से देते, ये स्थिति थी। तो राज सिंह डूंगरपुर, क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है उस आदमी ने, आज दुनिया में नहीं है। और लता जी के, वो मुझे ये भी कहने में कोई हिचक नहीं है कि वो हस्बैंड थे, और जो दावा करते हैं लोग कि लता जी अविवाहित थी, ऐसा नहीं था, लेकिन बहुत लेट शादी हुई थी और उनसे उम्र में 4-5 साल बड़ी थी। राज भाई से मेरा खुद का बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, पुत्र की तरह मुझे मानते थे। उन्होंने सारी बातें बताई। तो इन्होंने लता जी से अनुरोध किया कि भाई आप एक कंसर्ट कर दीजिए तो शायद इन खिलाड़ियों को मिल जाए। तो उन्होंने एक प्रोग्राम दिया दिल्ली में, उसका 20 लाख रुपए आए, उससे जो है खिलाड़ियों को वितरित हुआ। और एक दिन का वनडे खेलने का 1500 रुपया मिलता था सिर्फ, जितनी मेरी 1 महीने की तनख्वाह थी उस जमाने में। तो सोचो, तो वो बदलाव आया। उसके बाद T20 आया, और T20 जब आया तब उसके बाद उसमें एक और नई चीज़ आ गई कि भाई इसको लीग के रूप में खेला जाए। फ्रेंचाइजी आ गए सामने, 500, 1000, 2000 करोड़ के खेल होने लगे। और आपने देखा ही होगा कि IPL इज़ ए ग्रेट सक्सेस। इसमें खिलाड़ियों को क्या हुआ भला कि खिलाड़ियों में जो वैमनस्य की भावना थी वो लगभग दूर हो गई।
कटी कटा है, मैदान में है, लेकिन वो नहीं है जो पहले थी, क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के संग खेल रहे हैं। और दुनिया के तमाम जो मशहूर खिलाड़ी हैं वो भारत के आईपीएल में भाग लेते थे। अब आप समझ लीजिए कि अभी पाकिस्तान ने जो है कहा कि साहब हम टूर्नामेंट में भाग लेंगे, लेकिन भारत के खिलाफ 15 तारीख को जो मैच होने वाला है, 15 फरवरी को, उसका बहिष्कार करेंगे। जानती हो एक बहिष्कार करने के लिए कितना नुकसान हो रहा है? 25 करोड़ डॉलर एक मैच, यानी लगभग 2200-2300 करोड़ रुपया। सर, इससे जुड़ा सवाल खैर हमारे पास था कि पाकिस्तान से तो भारत के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं हमेशा से, लेकिन बांग्लादेश जैसा देश भी, अगर मैं इसी बात को आगे लेकर चलूं, जिसका निर्माण खुद भारत ने किया है, उसने भी भारत में खेलने से साफ मना किया। तो आपको क्या लगता है, क्या आज क्रिकेट स्पोर्ट्स कम और पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज़्यादा बन गया है? देखो, कहा जाता है, बड़ा सैद्धांतिक रूप से बड़ा सही लगता है कि खेलों में राजनीति नहीं आनी चाहिए जी, लेकिन खेलों में तो हमेशा राजनीति रही है, कब नहीं रही है। हमें तो याद आता है कि 1973 में भारत डेविस कप के चैलेंज राउंड में पहुंचा था। उस जमाने में डेविस कप का जो फॉर्मेट था वो ऐसा था कि चैंपियन जो है वो और कोई मैच मुकाबले नहीं करता था, बाकी पूरे दुनिया मुकाबला करती थी, जो फाइनल में पहुंचते थे उससे उसका मुकाबला होता था। तो भारत जो है वो फाइनल में पहुंचा और चैलेंज राउंड उसे कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका से होना था, लेकिन भारत ने भाग नहीं लिया, गंवा दिया, टाइटल गंवा दी, क्योंकि वहाँ रंगभेद था। ये देखो, ये बड़ा जेन्युइन कारण था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि राजनीति जो है, अब विश्वास करोगी कि 1978 में जो है करीब करीब 16 साल बाद पाकिस्तान और भारत के बीच क्रिकेट संबंध बहाल हुए। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ डिप्लोमेटिक स्तर पर संबंध अच्छे होते थे, कूटनीतिक स्तर पर, तो सबसे पहले क्रिकेट खेलें, आओ आओ क्रिकेट खेलें। लेकिन उसके पीछे एक दुरभ संधि थी। जियाउल हक जो सैन्य शासक तानाशाह था, उसकी सोच ये थी कि रेसिप्रोकल बेसिस पे हम क्रिकेट खेलेंगे, तो जब पाकिस्तान की टीम भारत जाएगी तो उसको वीज़ा मिलेगा दर्शकों को जी। तो 10,000 को वीज़ा मिलता था उस जमाने में, भारत भी देता था, वो भी देते थे। तो होगा क्या कि उसमें उन्होंने आईएसआई के एजेंट भेजे, आतंकवादी भेजे, और 1980 के बाद पंजाब में आतंकवाद का जन्म होता है। उसके पीछे भी कारण एक क्रिकेट ही है। बहुत कम लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो वीज़ा लेके तो आए, गए नहीं, उसमें से कितने वापस नहीं गए, और वो स्लीपर सेल का काम कर रहे थे। आज भी भारत में आप विश्वास कीजिए, उनके आधार कार्ड बने हुए हैं, वोटर आई कार्ड बने हुए हैं, लाइसेंस बने हुए हैं, वो भारतीय नागरिक की तरह से रह रहे हैं, लेकिन वो काम कर रहे थे पाकिस्तान के लिए। और वो लगातार, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, आपकी उम्र इतनी नहीं है, माफ़ कीजिए रूबी, वो आप समझिए कि 22-23 से जो है बेचारे गैर सिखों को लाइन में खड़ा होकर के सिख वेशधारी जो है वो गोलियों से भून देते थे। लोग सोचे रहे कि ये सिख नहीं थे, वो वही थे आईएसआई के, और वही आतंकवादी थे। वो सिखों का गणवेश पहन करके जो है बोना जो थे। जबकि सच्चाई ये है कि ये दोनों जो हैं, सिख कोई दूसरी कौम नहीं है, वो हिंदू ब्राह्मणों की रक्षा के लिए उसका गठन हुआ था। और नखून से मांस को आप अलग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कोई कर पाया। देखिए, सिख और हिंदू आज भी वैसे ही के वैसे जी रहे हैं। शादी ब्याह होता क्या है कि एक घर में जो है बाबा जी को प्रार्थना की, बाबा जी अगर हमारे बच्चा हुआ तो आपको अर्पण करूंगी। तो 3 भाई है, तो 1 सिख है, 2 मोना है, 2 सिख है, 1 मोना है। ये फीलिंग थी। इन्होंने कोशिश की लेकिन वो नाकाम हुए, और ये सिलसिला चलता रहा। 2012 में जाकर के भारत को होश आया
और उसने वीज़ा जो है रेस्ट्रिक्ट किया। चंडीगढ़ में इनको बुलाया, मैच खेलना था इनको पाकिस्तान को, चंडीगढ़ के में कहीं वीज़ा दिया और आपको शाम को वापस जाना है या तो वहीं रहना है। अब पूरी पुलिस की निगाह रही, इंटेलिजेंस की निगाह थी। तो ये आप समझ लीजिए कि ये व्यवहार में कभी लागू नहीं हुआ है ये राजनीति, केवल सिद्धांत में कि ये खेलों में राजनीति ये कब नहीं हुई है। तो सर आपको क्या लगता है, दुनिया भर में क्रिकेट के जो सबसे चर्चित मुकाबले हैं हमेशा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान इनके बीच ही सुने गए और देखे गए। ऐसे में अगर आने वाले 10 वर्षों तक मान लिया जाए कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच नहीं खेला जाता है, जबकि यह मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक फेस्टिवल की तरह लोग सेलिब्रेट करते हैं और जिसमें बाजार और मीडिया, करोड़ों दर्शकों की निगाहें होती हैं, तो आपको इसका नतीजा क्या मिलेगा आगे देखने के लिए? क्या इसका नुकसान क्रिकेट को होगा, राजनीति को होगा, या उस माहौल को होगा जिसे क्रिकेट प्रेमी आज भी अंदर ही अंदर मिस करते हैं? देखो, सच्चाई ये है कि भारत और पाक के क्रिकेट के बीच में जो कि प्रतिद्वंदिता है जी, और उसको लेके दोनों देशों के जो दर्शक हैं उनमें जो रोमांच है, उसके पीछे कारण क्रिकेट नहीं है, उसके पीछे एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव है। मैंने पाकिस्तान की 3 यात्राएं की है 6 साल में जी, 78 से लेके 84 के बीच में, और मैं पाकिस्तान की क्या सोच है उसके बारे में बहुत करीब से जानता हूँ। वहाँ कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उसको घूंटी में क्या दिया जाता है मालूम है? हिंदुस्तान तुम्हारा दुश्मन है। वो समझ लो कि उसको जीने का हक नहीं है, उसने हमारे संग बड़ी जाहिल कौम है, वो फलाना है, डिमाका है। उसको जो ब्रेन वॉश किया जाता है तो वो भारत के प्रति हमेशा शत्रुता का भाव रखता है, और इसका अनुभव मुझे सैकड़ों बार हुआ है पाकिस्तान में। बड़े भले लोग भी हैं, दो राय नहीं, लेकिन जो आम जनता है वहाँ की, वो भारत के प्रति अच्छा नहीं सोचती, लेकिन उसकी गलती नहीं है। और झूठ इतिहास जो है, अब आप सोचिए कि कितना झूठा इतिहास वहाँ लिखा जाता है। उनका इतिहास 8वीं शताब्दी से शुरू होता है कि वो अब्दुल बिन कासिम 15 साल का जनरल आया था और उसने सिंध के जो हिंदू राजा दाहिर की लड़कियों को लेके चला गया, दाहिर को परास्त किया, फलाना किया, ढिमाका किया, लेकिन वो भूल गए कि उसी जनरल को सजा दी सऊदी अरब में। वो इतिहास नहीं है, और न उनके लिए 800 सदी से पहले का इतिहास है। जबकि अगर डीएनए आप देखिए भारत और पाकिस्तान का, दोनों का एक है। लेकिन क्या करिएगा, ये जो क्लैश है जो वो डिफरेंट सिविलाइजेशन का है, दो भिन्न सभ्यताओं का, जिसके आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। और वो विभाजन के पहले दिन से उनमें शत्रुता का भाव था। भारत में ऐसा नहीं था। एक उदाहरण तुम्हें देता हूँ रूबी। 1978 में, अब बताओ तुम, 1978 में अंपायरों के सहयोग से पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में लाहौर में भारत को हरा दिया, ठीक है। हराने के तत्काल बाद टेलीविजन पे, उनके पाकिस्तान टीवी था, वो भारत में भी टेलीकास्ट हो रहा था जी। उसके कप्तान ने कहा पाकिस्तान के कि हम दुनिया भर के तमाम मुस्लिम भाइयों की दुआओं से भारत के खिलाफ ये जंग फतेह करने में कामयाब हुए। हम लोगों ने सुना तो माथा पकड़ लिया, हमने कहा ये क्या हो रहा है। और अभी हम हैरत में हैं, तब तक 5 मिनट बाद जियाउल हक टीवी पर नमूदार होते हैं, जो शासक थे उस समय, जिन्होंने पाकिस्तान का इस्लामीकरण किया पूरी तरह से। वो कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ जो ये जीत मिली है पाकिस्तान को, इसके एवज में कल जो है पब्लिक हॉलीडे पूरे पाकिस्तान में। अब जरा सोचो, एक मामूली सा टेस्ट मैच, हमने वर्ल्ड कप जीता तो एक कंसर्ट किया, लता जी ने किया, लेकिन यहाँ एक टेस्ट मैच जीतने पर पूरे पाकिस्तान में छुट्टी दे दी गई। इसको क्या कहोगी? तो धीरे धीरे वो क्रिकेट में ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा शत्रुता का भाव भारतीयों के मन में था, क्योंकि भारतीयों ने मतलब बड़ी सहिष्णु कौम मानी जाती, सनातन धर्मी बहुत सहिष्णु होते हैं। जी जी। तो उन्होंने कभी भी किसी का हित नहीं किया।
लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें मजबूर किया और शुरू में पाकिस्तान ने जीत भी हासिल की जी। तो भारतीयों को बड़ा कष्ट होता था। उसके बाद जो है ये राइवलरी जो है क्रिकेट ने प्रसारणकर्ताओं ने इसको भुनाया, आईसीसी ने इसको भुनाया। अब आप देखिए जानबूझ करके भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया, एक ही ग्रुप में रखा गया ताकि रेवेन्यू जनरेट हो। अब आप बताइए कि एक मैच का बहिष्कार करने से $25 करोड़ का नुकसान हो रहा है प्रसारणकर्ता को, ब्रॉडकास्टर को, स्टार स्पोर्ट्स को। अब वो उस पर केस करने जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये राइवलरी जो है ये मैदान की नहीं है, ये मैदान के बाहर की है, जो मैदान तक पहुंच गई है, मैदान के बाहर की है, ये मान के चलो। अच्छा, जैसे अभी हम टेस्ट मैच, T20 और जो भी हमारा एक ट्रेडिशनल क्रिकेट जो पहले हुआ करता था, जिसके बारे में अभी हमने क्या बातें कहा? की, हमारे जो T20 क्रिकेट को लोकप्रिय बना दिया गया है इतना, लेकिन इसकी तेज रफ्तार में धीरे धीरे कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट पीछे छूट गया है सर। दो राय नहीं है। हाँ जी। और क्या आने वाले टाइम में आपको ऐसा लगता है सिर्फ लेगेसी प्लेयर्स तक ही सीमित रह जाएगा ये? देखो, जो क्रिकेट का शास्त्रीय अंदाज था जी, वो धीरे धीरे लुप्त हो गया है। यही मैंने कहा कि जो हमारा ट्रेडिशनल क्रिकेट आप समझिए कि आप स्टंप की गेंद को जी, आपको अगर आप स्टंप में नहीं खेला तो कप्तान, मैनेजर, कोच की झाड़ मिलती थी। आजकल इतना इम्प्रोवाइज हो गया है, क्रिकेट में बैटिंग इतनी इम्प्रोवाइज हो गई है, कहाँ से कौन मार देता है। एक स्विच ओवर हो गया है, रिवर्स स्वीप हो गया, तमाम स्ट्रोक नए नए पैदा हो गए। और अभी तो कुछ नहीं हुआ है, ये T20 नहीं है। अब आगे आने वाले समय में T10 होने वाला है जो 10 ओवर का होगा, उसमें एक दिन में 2 मैच खेले जाएंगे, ये भी आने वाला है समय जी। तो और क्या होगा फिर क्रिकेट में। अब आप सोचिए कि एक 20 ओवर के मैच में पहले ये होता था कि अगर किसी टीम ने 150 रन बना लिए तो वो सेफ है। आजकल 200 से ज़्यादा बनाने वाली टीम सेफ नहीं है। अब 20 ओवर में 200 से ज़्यादा मतलब 10 ओवर की वो स्ट्राइक रेट होनी चाहिए आपकी 10 रन की। अब कहाँ से होगा? तो जाते ही बैट्समैन पहली गेंद से जो है वो स्ट्रोक लेना शुरू कर देता है जी। आजकल जो नए लड़के जो आए हैं, चाहे अभिषेक शर्मा हो, यशस्वी जायसवाल हो, रिंकू सिंह हो, शिवम दुबे हो, आप ये तमाम इन खिलाड़ियों को देखिए तो तिलक वर्मा है, ये 6 मारने, बाउंड्री से ज़्यादा 6 लगाते हैं। तो क्रिकेट का जो वो पुराना जो क्लासिकल अंदाज था वो तो कहीं खो गया है, इसको तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन क्रिकेट अब मनोरंजन हो गया है ज़्यादा, और ख़ास तौर से वनडे जो है और ये T20 तो एकदम सर्कस हो गया है, सिनेमा का एक 3 घंटे का शो हो गया है कि जो 3 घंटे में मज़ा आता है सिनेमा देखने से, वही आनंद हमको T20 में मिल रहा है, क्योंकि 3 घंटे का ही खेल होता है वो तो। लेकिन कुछ तो खोना पड़ेगा ना, और बदलाव शाश्वत नियम है जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ सर, शायद आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं। सुनील गावस्कर साहब और कपिल देव जी 2 लीजेंड्स, लेकिन सालों तक दोनों के बीच बातचीत नहीं रही। लोग कहते हैं आप इनके केंद्र में थे, असल में हुआ क्या था सर? मैं स्वयं भी अपने को दोषी मानता हूँ जी। हालांकि अब ये चर्चा क्या करें, ये बात 84 की है जी, लेकिन कहीं न कहीं मैं भी अपने को जिम्मेदार मानता हूँ। कपिल और गावस्कर के बीच थोड़ा सा जिसको कहते हैं खिंचाव 84 के पहले भी था, और उसका कारण ये था कि हमको याद है कि स्पोर्ट्स वर्ल्ड एक मैगजीन, नवाब टाइगर पटौदी उसके प्रधान संपादक थे, आनंद बाजार पत्रिका का प्रकाशन था जी। उसमें कॉलम में गावस्कर ने लिखा कि कपिल जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं हमें नहीं लगता कि वो सेंचुरी बना पाएंगे कभी, और बड़ा स्पोर्टिंगली उसने लिखा था, लेकिन कपिल ने इसको दिल पर ले लिया। तो इन दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरी तो थी,
और हमको याद है कि 1981 में पूरी इंडियन टीम बनारस खेलने आई। तो उस समय जो आईएएस थे ब्रिजमोहन बोहरा, जो बाद में उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी होकर रिटायर हुए, ही वॉज ए वेरी गुड ऑलराउंडर क्रिकेटर। अगर आईएएस ना होता तो वो बहुत बड़ी क्रिकेट खेलते। तो वो बनारस में थे, तो उनके सहयोग से जो है पूरी टीम आई, लेकिन वो मैच वॉश आउट हो गया, पानी बरसा, बिल्कुल वो खेल खत्म हो गया। तो गावस्कर के मन में, अच्छा, मेरा गावस्कर से परिचय जो था वो पाकिस्तान में हुआ और थोड़ी सी हम करीब भी आ गए। तो मैं तीर्थ यात्रा पे गया था अपनी माँ को लेके। तो दो बड़े क्रिकेट क्रिटिक, एक हिंदू के और इंडियन एक्सप्रेस के, ये दोनों स्टेशन पे आए, आर मोहन और राजन बाला। आर मोहन अभी भी जो है डेक्कन क्रॉनिकल का जो है रेजिडेंट एडिटर है इस समय चेन्नई में। इन्होंने कहा कि गावस्कर ने एक मैसेज दिया है, हम लोगों ने उनसे बताया कि पदम आ रहे हैं। तो उन्होंने, गावस्कर ने कहा कि भाई पदम जी से कहिएगा कि जब वो लौटेंगे बनारस जाने के लिए तो हमसे मिल लेंगे, मैं यहाँ रहूँगा। बुच्ची बाबू क्रिकेट उस समय चल रहा था। उस समय होता क्या है, अभी भी होता है वो, कि सीजन की शुरुआत, बड़ा रेनी सीजन जब होता है उस समय बुच्ची बाबू ऑल इंडिया क्रिकेट होता है, उसमें बड़ी तमाम टीमें भाग लेती हैं। तो गावस्कर उस समय निर्लोन की तरफ से खेल रहे थे, तो निर्लोन फाइनल में पहुंचा था। तो उन्होंने वही हमसे करवाया। मैं रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी ये सब होता हुआ मैं पहुंच गया। तो गावस्कर के पास ड्रेसिंग रूम में बैठा उसके पास 2-3 घंटे मैंने बिताए। तो उसने जो है एक लिस्ट बना के दी, बोला पदम ये है, ये तारीख पर जो है हम आएंगे, आप ऑर्गेनाइजर से बोल दो। तो 10 खिलाड़ियों की लिस्ट बनी। सबसे ज़्यादा पेमेंट करना था 10,000 गावस्कर को, 7,000 कपिल देव को। ये इस समय तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा, इतनी मामूली रकम, लेकिन उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि उस समय 800-900 रुपया 10 ग्राम का सोना था। आज क्या है तुम समझ लो। जी जी बिल्कुल। तो हमने इस समय कहा, हमने कहा देखो कपिल का नाम आप रख रहे हो सनी, तुम यार सोचो कि तुम्हारे बीच में थोड़ा सा मनमुटाव है, कहीं गड़बड़ न। बोला देखो पदम भाई, इस मामले में बहुत अच्छी बात सुनने गई। उसने कहा कपिल अगर आएंगे तो मैदान हाउसफुल होगा, हमारे को हाउसफुल है। मैं तो एक क्लासिकल बैट्समैन हूँ, तो मेरे को देखने के लिए नहीं आएंगे, कपिल को देखने के लिए आएंगे, इसलिए रख दो। तो पाकिस्तान आप चल रहे हो ना? हमने कहा हाँ, 84 की बात है। तो हमने कहा चल रहे हैं। तो बोला कपिल से बात कर लेना। तो कपिल जो था, पहला टेस्ट मैच था या सेकंड टेस्ट मैच था, 7-8 ओवर करने के बाद उसकी घुटने में जो है तकलीफ हो गई, तो वो रेस्ट हाउस में ही रहा, फिर आगे मैच नहीं खेला। तो मैं गया, तो मैंने कहा कपिल ऐसे ऐसे बनारस में मैच है, क्या करना है? तो बोले पदम भाई क्या मिलेगा? हमने कहा 7,000। बोला 7,000? उठ के बैठ गया। इतनी बड़ी रकम थी उस जमाने में, क्योंकि एक वनडे इंटरनेशनल खेलने का 1,500 रुपया मिलता था। बोला डन, पक्का। गावस्कर ने पूछा कि क्या हुआ? हमने कहा ऐसे ऐसे, पक्का बोल दिया है। खैर ये लोग गए, मैच हुआ। पहले दिन, दूसरे दिन की दो दिन का था। दूसरे दिन जो था, वो जो ऑर्गेनाइजर थे उनका लड़का था, वो बनारस क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। उसके पिताजी तो राज्यसभा में उपसभापति थे, श्यामलाल यादव। वो जो है ताज होटल में बैठ करके मोहिंदर अमरनाथ से चर्चा कर रहा था कि नहीं, गावस्कर को तो बहुत ज़्यादा पैसा लिया है अलग से। बोला क्या कह रहे हो? बोला हाँ। उसने आकर के जो है टीम में बात की। अब कपिल तो बिफर गए। उस समय का जो जनरल मैनेजर था वो क्लासमेट था गावस्कर का, माखीजा। वहाँ बड़ा झड़पा, मारपीट नहीं हुई, बाकी सारा काम हो गया। और दूसरे दिन जब मैच टीम जाने लगी
तो गावस्कर को भदोही के कारपेट वालों ने एक कारपेट प्रेजेंट किया था। तो कपिल ने कहा कि इसको हटाओ बस में। ये उस समय बस ही मिलती थी, बस से ही जाते थे ये लोग। इंडियन एयरलाइंस की पहले यही यात्रा होती थी कि इंडियन एयरलाइंस एयरपोर्ट से जो है यात्रियों को लेके अपने ऑफिस में आती थी, छोड़ देती थी, वहाँ से लोग अपने अपने डेस्टिनेशन को जाते थे जी। तो कहा कि नहीं, हटाओ इसको यहाँ से, और उतरवा दिया बस से। और गावस्कर को टैक्सी लेनी पड़ी और टैक्सी लेके आया। हम इस मामले में चुप रहे, लेकिन जैसे ही ये टीम पहला टेस्ट खेलने के लिए बॉम्बे पहुंची तो वहाँ के मिड डे और डेली 2 टेबलाइट थे शाम के, उसमें बैनर लगा कि ये ऐसे कंट्रोवर्सी हुई और ये बवाल हुआ, वो बवाल हुआ, और इसको लेके तूफान मच गया पूरे देश में। मुझे मालूम है कि सही रकम क्या थी, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं अब इतने साल बीत गए, अब मैं इसकी चर्चा नहीं करना। मैंने उन लोगों से पूछा था तो उन्होंने कहा कि उसने कहा था कि पदम भाई को ये मालूम नहीं होनी चाहिए। खैर, अब बवाल हो गया तो ये हुआ कि जांच कमेटी बैठी, एक सदस्य एनकेपी साल्वे के नेतृत्व में। तो दोनों को जो है नागपुर बुलाया गया संधि के लिए। लेकिन इसके पहले क्या हुआ, भारत ने पहला टेस्ट मैच जीता, लेकिन दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली में ये तूफान के कारण जो है बहुत बवाल हुआ और भारत वो सीरीज 1-2 से हार गया। पहला टेस्ट मैच जीतने का डेविड गावर की इंग्लैंड टीम आई थी, तो कहा कि गावस्कर ने जो है वो बदला लिया। कपिल एक रैकलेस स्ट्रोक खेले तो उनको टीम से बाहर कर दिया कलकत्ता टेस्ट के लिए। और उसी के चूंकि गावस्कर का पक्ष लिया संदीप पाटिल ने, तो संदीप पाटिल ने भी वैसे ही स्ट्रोक खेला तो उसको भी बाहर कर दिया कि ताकि कंपनसेट हो जाए। और ये दोनों जो है बाहर रहे मद्रास टेस्ट में। वही उस सीरीज थी जिसमें कि अजहरुद्दीन ने डेब्यू किया था और लगातार 3 सेंचुरी मारी थी। तो हुआ क्या कि फिर वो नागपुर गए, दोनों के बीच समझौता हुआ और संधि हुई, और उसके बाद से फिर सामने ये लोग कभी भी नहीं आए। लेकिन हाँ, जो कुछ भी हुआ उससे क्रिकेट का बहुत नुकसान हुआ है। सर, इसमें एक बात और आती है कि जब भी ऐसा हुआ है कि मैच फिक्सिंग के मामले सामने आए, तो जब भी पहली बार ऐसा कोई मामला सामने आया मैच फिक्सिंग, हाँ जी, तो हाँ, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मैच फिक्सिंग की वजह से कि क्रिकेट भी धोखा दे सकता है? हुआ, ये बात है। वैसे तो पहली 1980 में ये हुआ था कि पाकिस्तानी टीम खेलने आई आसिफ इकबाल की अगुवाई में, और वहाँ कलकत्ता में आखिरी टेस्ट मैच था। तो गावस्कर जो है पिछले दिनों कुछ ऐसा दर्शकों के साथ उत्पात हुआ था गावस्कर को लेके, तो गावस्कर ने जो है वो टॉस करना मंजूर नहीं किया, अपने साले विश्वनाथ को भेजा जी। तो जब विकेट पर पहुँचे आसिफ इकबाल और ये, तो आसिफ इकबाल ने जो है बिना सिक्का उछाले कह दिया, विशी आप जीत गए। अब ये बेचारा सीधा साधा आदमी हक्का बक्का, बोला वाट, बोला हाँ आप जीत गए, आप क्या करोगे? बोला बैटिंग करेंगे। आया, अब सीधा आदमी था, डिप्लोमेट था नहीं, तो कूटनीति जानता नहीं था। उसने आगे कहा अरे भाई टॉस हुआ ही नहीं, और ये ने कह दिया कि टॉस हो गया, और कि टॉस में दांव लगा हुआ था। और उसके बाद पाकिस्तान जब टीम आने लगी थी तो गावस्कर ने लिखा था कि पाकिस्तानी टीम इतनी मजबूत है कि रोड रोलर की तरह से हमको जो है पीस के रख देगी। लेकिन हुआ क्या कि भारत 2-0 से वो सीरीज जीत गया 1980 की। और वहाँ पर जो है सरफराज नवाज पुराना गेंदबाज था, उसने आरोप लगाया कि आसिफ इकबाल ने मैचों को बेचा है। यहाँ से शुरुआत हुई है, पहले भी हुई होगी लेकिन ये सामने नहीं आया, ये सामने आया। 81-82 की बात है, बॉब विलिस की टीम आई हुई थी कानपुर में, और उसने कुछ 380 या 85-87 रन बनाए थे।
और भारत एक समय जो है 8-10 रन पीछे था और 3-4 विकेट ही गिरे थे। और उसके बाद जो क्या हुआ कि कप्तान ने, भारतीय कप्तान ने जो है वो पारी घोषित कर दी। उस समय बारिश हुई थी, तो अब पूरा का पूरा मैच जो था दारोमदार था कि फर्स्ट इनिंग लीड कौन लेगा, उसी पर दांव लगा हुआ था, उसी पर दांव लगा हुआ था। और वो दांव क्या हुआ कि फिर अब सटोरियों ने कहा कि हम तो पैसे देंगे नहीं, क्योंकि ये तो डिक्लेयर हुआ है। उसी को लेकर बवाल हुआ है, काफ़ी जोर बवाल हुआ है। और उसमें कपिल को, अरे गावस्कर को जो जिम्मेदार ठहराया गया वही कप्तान थे। ये दूसरी घटना थी। उसके बाद तो फिर इतनी घटनाएं सामने आई कि बाकायदे 4-4, 5-5 खिलाड़ियों को फिक्स किया जाता था। शारजाह में जो मैच होते थे वो पूरी की पूरे थे मैच फिक्सिंग के अभयारण्य थे। आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर बाकायदे ये खेल होते थे। एक समय तो इमरान को जो है कुरान पर हाथ रख के कसम खिलानी पड़ी अपने खिलाड़ियों से कि भाई तुम हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए दांव लगाओगे। ये बुरा हाल था। और तो ये हुआ। उसके बाद फिर जो है वो अजहरुद्दीन पर आरोप लगा। हैंसी क्रोनिये का जो है इनकी टेलीफोनिक वार्ता जो थी वो इंटेलिजेंस ने पकड़ ली और हैंसी क्रोनिये को मार भी दिया गया हवाई दुर्घटना में। और इन पर भी बैन लगा जी। लेकिन ये बैन वैन हट गया। आज भाई साहब जो है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन देख रहे हैं। और एक समय में इन्होंने कहा था कि चूँकि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मेरे से अन्याय किया गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि इस आदमी ने भारतीय क्रिकेट को बेचा था। लेकिन अब उसका भी पिता आ गया है। मैच फिक्सिंग होती थी, उसमें गारंटी नहीं होती थी। 4-5 खिलाड़ी को मिलाया तो कभी कभी जो बचे हुए खिलाड़ी थे वो ऐसा खेलते थे कि अब क्या हुआ, स्पॉट फिक्सिंग हुआ। स्पॉट फिक्सिंग मतलब कि अमुक ओवर में तीसरी गेंद पर आप जो है नो बॉल करोगे। तो दांव हर असल में एक डब्बा करके एक ऐप है, डब्बा कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम जो है सुपर बॉस है उसके। और 2013 में मैं समझता हूँ कि उसके 20 करोड़ के करीब जो थे वो सब्सक्राइबर थे। अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे। वो हर गेंद पर जो है दांव देता है, हर गेंद पे। तो अब ये हुआ कि पहले से अगर मैच फिक्स है, खिलाड़ी को पता है, उसको 60-70 लाख रुपया दे दिया और वो बड़ा खुश। लेकिन जो करने वाले थे वो क्या करते थे, लिस्बन में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जहाँ की ये वैध है वहाँ 100-100, 50-50 करोड़ के दांव लगा देते थे। तो एक गेंद पर हजारों करोड़ की कमाई होती थी और कोई रिस्क नहीं था। अब वो खिलाड़ी बेवकूफ़ वो 60-70 लाख से ही मस्त हो जाता था कि यार हमको तो एक गेंद फेंकनी है, नो बॉल। यहाँ तक खेल आया। मैंने इसकी चर्चा एक बार टेलीविज़न पे की, मैं न्यूज़ नेशन में था, विशेषज्ञ था। तो मैंने ये बताया कि 2011 में जो है ये स्पॉट फिक्सिंग हुई थी। खिलाड़ी कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, अरे हर चीज़ पर दांव लगता है। विकेट कैसा बिहेव करेगा, पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा, कौन टीम में 11 में रहेगा, कौन बाहर रहेगा, ये तमाम होते थे खेल। तो एक खिलाड़ी था आपके केरल का, भारतीय टीम का फास्ट बॉलर था। वो वर्ल्ड कप खेला तो 2011 में पहले मैच में जो है उसने, आप ये समझ लीजिए कि 5 ओवर फेंका और 60 रन दिए बिना विकेट लिए। और उसके बाद पूरे टूर्नामेंट में वो बेंच पर बैठ के ताली बजाता रहा खाली। फाइनल में बैट्समैन पैराडाइज कहा गया और उसके बावजूद उसको टीम में रखा गया। और जिस पर ₹1.25 का भाव था अश्विन पर, उसको बाहर रखा गया। और वहां भी उसने क्या किया, 8 ओवर में 79 या 80 रन दिए बिना विकेट लिए। अब बताओ कि ये क्या हुआ, दिन दहाड़े डकैती थी। ये बात अलग है कि धोनी ने जो है हेलीकॉप्टर शॉट मारा और भारत वर्ल्ड कप जीत गया है,
लेकिन जो इंथुजियाज्म, मतलब जो उत्साह, जो खुशी 2011 के वर्ल्ड कप में होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। 1983 का वर्ल्ड कप था, पूरा देश झूमा था। रात कभी हुई नहीं किसी जगह पर, हर रात जो है पूरी दिवाली बनती रही थी। घर पहुंचा मैं तो लोगों ने हमको घेर लिया, पलम भाई क्या हुआ, पलम भैया क्या हुआ, पलम भैया क्या हुआ। मैं बताने लगा उनको, तो रात जो है वहाँ सुबह के इंतजार में रात ही नहीं हुई। ये क्योंकि भारत 2 वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 मैच जीता था, और जब 1983 में भारत जब उतरा इंग्लैंड में, तो मीडिया ने जो है उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछा कि आप यहाँ सैर करने आए हैं, घूमने आए? बोला नहीं, हम प्रूडेंशियल कप जीतने आए हैं। तो लोग हंसे, खास तौर से जो गोरे पत्रकार थे वो इंग्लैंड के, जी देखिए ये 1 मैच जीत नहीं पाए, और जो है यानी लंका को टेस्ट स्टेटस नहीं मिला था, वो भी हरा दिया था पिछले 2 वर्ल्ड कप में। और वहाँ पर जो है वो वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुँचा। तब मेरी भी गलती है कि मैंने जीवन में मेरी कुछ जो भविष्यवाणियाँ गलत हुई हैं, उसमें एक ये भी हुई है कि भारत अगर सेमीफाइनल में भी पहुँच गया तो बहुत बड़ा चमत्कार होगा। तो जब फाइनल में पहुँचा तब मैंने लिखा, मेरी हेडिंग लगी, बैनर लगा था कि चमत्कारों का चमत्कार, भारत फाइनल में। अब खोने को क्या है, लेकिन नहीं, पाने को बहुत कुछ था। और फाइनल में जो है जिस तरह से भारत ने महाबली 2 बार के चैंपियन को जो है पानी पिलाया, वो एक इतिहास है। और वो जब तक भारतीय क्रिकेट रहेगी, ये विश्व क्रिकेट रहेगी, वो वर्ल्ड कप जो है भारत के नाम से हमेशा याद किया जाता रहेगा। इन मसले भरे सवालों और जवाबों के बाद एक सवाल मेरे पास ये भी है कि आपने कई महान क्रिकेटर्स देखे हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर जिसे आपका लगाव सबसे ज़्यादा था सर, क्या कारण था उसके पीछे? अरे ये तो बड़ा विचित्र सा सवाल है, मेरे पास क्या जवाब दे। देखो सचिन, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बनते नहीं हैं, वो पैदा होते हैं। और सचिन भी भगवान का रूप था, उसने वो पैदा हुआ था। और पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। 500 रन की पार्टनरशिप स्कूली क्रिकेट में विनोद कांबली के साथ उसने की। और राज भाई हमसे बताते हैं कि पदम भाई, मैं चाहता था ये जाए वेस्ट इंडीज, 84, 85, 86 था उस समय, वेस्ट इंडीज जाए, लेकिन उम्र इतनी कम थी कि उसको नहीं ले जाया गया। बाद में वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू किया उसने, तो 16 वर्ष की उम्र थी उसकी। और मुझे याद है कि पहला मैच जब रणजी खेलने हुआ तो हमको राज भाई ने फ़ोन किया था कि पदम आओ, सीसीआई में, सीसीआई उनका था, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, उनके पिताजी लक्ष्मण सिंह रावल जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, वो बीमार चल रहे थे, लेट के देख रहे थे। तो हमसे कहा, हमने कहा इतनी देर में आपने कहा कि हमें रिजर्वेशन ही नहीं मिलेगा। उस ज़माने में रिजर्वेशन मिलना भी बहुत तो नहीं है। तो पहले ही मैच में उस आदमी ने सेंचुरी मारी। और देखो खेल अलग अलग है, लेकिन खेल का एक सौंदर्य जो होता है ना, जो एक खूबसूरती होती है, जो सचिन के पास थी, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, ये विश्वास करो। मतलब न जाने अनगिनत बार, चाहे दर्शक रहे हों, चाहे श्रोता रहे हों, चाहे पाठक रहे हों, उनके मुंह से वाह वाह निकला। जो विश्वास करो, मैंने भी बताया भी बच्चों को कि जब आप गेंद को बल्ले के मध्य से लेते हैं तो एक बड़ा मधुर संगीत निकलता है। और वो मधुर संगीत इतनी बार निकला है कि जिसकी की मतलब गिनती नहीं की जा सकती। सचिन ईमानदारी से जो है वो क्रिकेट का देवता था, है और रहेगा। इसको लोग क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं। मैं भगवान तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं क्रिकेट का देवता जरूर उससे कहूँगा। और उसके पीछे कारण सिर्फ एक था, उसका खेलने का अंदाज, उसका अंदाजे बयां कुछ अलग था। और जाहिर है कि जो आदमी ने शुरू से ही देखा है क्रिकेट को, उसको जब ऐसा खिलाड़ी मिलेगा तो उसके प्रति जो आसक्त होना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। बहुत अच्छी बात कही और बहुत ही
प्यारे शब्दों में आपने परिभाषित किया कि क्यों वो आपके इतने करीब हैं और क्यों वो आपको इतने पसंद थे। लोग कहते हैं क्रिकेट पर पद्मपति शर्मा जी जैसा कोई लिख नहीं पाया आज तक। आपके लिए क्रिकेट स्पोर्ट है, प्रोफेशन है या जीवन की आस्था है सर? ये सच्चाई है कि आपके जैसा आज तक कोई नहीं लिख पाया? देखो, सच्चाई तो ये है कि सच बताऊं तो क्रिकेट का एंजॉय जरूर मैंने किया है, भरपूर एंजॉय किया है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि क्रिकेट मेरी रोजी रोटी रही है, पब्लिक की पसंद रही है, इसलिए दिया है। मैं एक खेल पत्रकार हूँ जी। मैंने टेनिस में बहुत कुछ लिखा है जी। मैंने बैडमिंटन में भी बहुत कुछ लिखा है जी। लेकिन वो इतने अप्रचलित गेम थे कि उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन दिया। जैसे प्रकाश पादुकोण जब मैच पे उभरा नंदू नाटेकर के बाद, तो उसको लोगों ने जाना और कारपेट वेलकम उसका बॉम्बे में हुआ था। लेकिन किसी भी देश की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है रूबी, ये याद रखो। तो मेरे लिए खेल खास तौर से बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ये खेल जो थे, ये खेल मेरे लिए एक समान थे और मैं सब में एक भाव से लिखता था, दो राय नहीं है। लेकिन क्रिकेट चूंकि पब्लिक का पसंदीदा गेम था, इसलिए ज़्यादा लोग एंजॉय करते थे, उसमें लोग ध्यान देते थे। पटौदी वगैरह ने जब हमको पढ़ा टेनिस वेनिस में तो कहा कि अरे यार तुम ये सब भी लिखते हो। हमने कहा मैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट हूँ, मैं क्रिकेट जर्नलिस्ट नहीं हूँ। आज के ज़माने में तो क्रिकेट जर्नलिस्ट होते हैं और कोई जर्नलिस्ट होते नहीं है, और उनसे भी पूछो कि कवर कहाँ है तो उनको नहीं मालूम। और हम लोग एक एक जगह पता थी कि कहाँ, रेडियो पर सुन के ही। बाद में तो टीवी आया, और हमारे विश्वास करो 6 बच्चे हैं हमारे 4 भाइयों के, उसमें से 5 ऐसे हैं कि 6 साल 7 साल की उम्र से जांघें में जब थे तो हमारी डायरी लेके लिखते थे। पहले वह बताता था, बाद में बताने की जरूरत नहीं, उनको पता था कि कहाँ वो मार रहा है, क्या कर रहा है, किस तरह से खेल रहा है। और मेरी डायरियों में पूरा भरा हुआ, भाषा बिल्कुल अशुद्ध है, ग्रामर है, लेकिन उसमें जो सच्चाई है वो अपना झलकती थी। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सर, आज सोशल मीडिया का काफ़ी शोर है। आपको क्या लगता है कि इस शोर के बीच में आज गहराई वाली स्पोर्ट राइटिंग सरवाइव कर पाएगी या वो दौर हमेशा के लिए चला जाएगा? नहीं, देखो, जो सच्ची राइटिंग है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। जो क्रिकेट को जीते हैं लोग, वो लेखनी में आए, चाहे वो बोलने में आए, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। सोशल मीडिया आपको वैरायटी देता है, आपको जो समाचारों में समाचार निकाल के देता है, लेकिन ये कहिए कि वो खेल की जो है समालोचना करता हो, सही मायने में हमें नहीं लगता। समाचार आपको ढेर सारे मिलेंगे, एक खेल हुआ, एक दिन हुआ तो 10 समाचार मिल जाएंगे, लेकिन जो सही चीज़ है, जो कि आपको देना है उनको, लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे लोग इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन कुल मिला करके, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया रहा हो, चाहे वो ब्रॉडकास्ट का, चाहे प्रिंट का, वहाँ पर आज भी राइटिंग की पूछ है। बंगला में अगर आप उठा के देखिएगा तो आपको लगेगा, क्योंकि जब लिखते हैं मोती नंदी कि काली रात है, आसमान में असंख्य तारे टिलमिला रहे हैं, चमचमा रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, लेकिन कैम्यूज़ की आंखों में नींद नहीं है। उनको तो ये करवट बदल रहे हैं कि कल क्या होगा, क्या भारत उसे हरा देगा। यहाँ अब इस तरह की राइटिंग जो थी वो कभी मरेगी नहीं, रूबी, मेरा विश्वास करो। सर, बड़ा ही निजी सवाल है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ, जिसमें आपका बनारस वाला घर तोड़ा गया। आपने काफ़ी हद तक संघर्ष किया उस घर को बचाने के लिए। क्या भावनाएं थी उस वक्त आपकी? किन भावनाओं से गुजर रहे थे आप? और कौन सी ऐसी याद है आज भी जो वापस आपके मन पे लौट के आती है और सबसे ज़्यादा करीब है? सच्चाई ये है कि
देखिए आम तौर पे अब तो कॉरिडोर हर जगह बन रहे हैं, उज्जैन में बन गया, विंध्याचल में बन रहा है, बनारस में बना है, और भी न जाने कहाँ कहाँ जा रहे हैं ये करेंगे। वृंदावन अभी देखो, वहाँ बांके बिहारी का भी कॉरिडोर बनने वाला है। मेरा ये मानना है कि ये अपने आप में एक इतिहास सजोए हुआ है। हमारा जो कॉरिडोर विश्वनाथ जी का था, वो एक पर्टिकुलर एक गली का 2 भाग लिया गया, बाकी तब नहीं लिया गया, लेकिन वो ऐतिहासिक स्थान थे। मेरा ये मानना था कि आप फ्लाईओवर बना करके उसको बचा के रखें, वो हेरिटेज है आपकी। वहाँ लाल बहादुर शास्त्री 20 साल तक पढ़े हैं। वहाँ लहरी प्रेस था जहाँ रणबीरी छपती थी। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता भूतनाथ संतति की संरचना वहीं हुई थी। ऐसे ऐसे जगह है वहाँ पर कि आप सोच नहीं सकते। वो एक आम जगह नहीं है कि जो आपने तोड़ दिया खत्म हो गया, लेकिन ये हुआ कि भाई बिना उसको तोड़े काम नहीं चलेगा, और मूर्तियाँ जो थे वो ध्वंस कर दी जाएंगी। तो मैंने बहुत विरोध किया। तो फिर मेरी एक मीटिंग कराई गई योगी जी महाराज से, मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तर प्रदेश के। उन्होंने हमको भरोसा दिलाया कि पदम जी देखिए ये तो अपरिहार्य है, लेकिन हाँ ये आपको भरोसा दिलाता हूँ मैं कि कोई भी मूर्ति जो है ये तोड़ी नहीं जाएगी। ये हर मूर्ति का पुनर्निर्माण होगा, उनकी जो है पुनः स्थापना होगी, और सभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। उसमें हमारी सरस्वती भी थी। तो हमने कहा नहीं, ये बात तो समझ में आई। उस दिन से हमने जो है खुद को सरेंडर कर दिया। लेकिन मेरे कसक जरूर मन में थी कि अगर ये फ्लाईओवर बनाते और उन जगहों को सुरक्षित रखते तो और ज़्यादा बड़े विशाल फलक पे बनता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन संतुष्टि इसलिए मिली कि वो मूर्तियों का निर्माण हुआ। 32 जो मूर्तियाँ पाई गई थी मकानों में, करीब 300 मकान थे। आपका भी मकान था उसमें? हमारा मकान भी था, लेकिन हमारे मकान में मूर्ति नहीं थी। हमारा जो सरस्वती जी का था, हमारा सरस्वती फाटक कहा ही जाता है वो, उसके ऊपर ज्योतिष कार्यालय था। वो ज्योतिष कार्यालय हमने दान कर दिया था, और हमको ये आश्वासन दिया गया था कि आपको उसकी जगह पर विश्वनाथ कॉरिडोर में एक दुकान दी जाएगी उचित किराए पे। लेकिन हुआ क्या कि आज तक मिली नहीं, और हमसे कहा गया 29 लाख रुपया आप दीजिए तब आपको मिलेगी। तो हमने कहा जाने दो, हम उसके लिए परेशान नहीं, हमें तो जाना है ऊपर, हमें कोई ले के थोड़ी नहीं जाना है। और हमारा परिवार मदन्नपूर्णा कुटुंब कहलाता है, संयुक्त परिवार है हमारा। सबने ये निर्णय किया कि कोई बात। उसी के नीचे माँ सरस्वती थी, तो उनको उठा करके फिर बगल में कॉरिडोर में स्थापित किया गया। और बाकी जो मूर्तियाँ थी वो करीब करीब 2.5 करोड़ रुपया लगा करके सबको जो है एक छोटा छोटा मंदिर जो है बना के दिया गया है। जो लोग आरोप लगाते हैं कि मूर्तियों को औरंगजेब की तरह तोड़ दिया, छोड़ दिया, ये बिल्कुल गलत है, भ्रामक है, और इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हुआ है, ये मैं कह रहा हूँ, जिसने विरोध में झंडा उठाया था, मैं कह रहा हूँ। कहते हैं बनारस में बड़ी दिलचस्प बात है, चाहे बिस्मिल्लाह खां हो या पदमपति शर्मा जी, बनारसी लोग बनारस नहीं छोड़ पाते हैं। क्यों सर? बनारस की पानी में कुछ ऐसा असर है। देखो रूबी, लोग कहते हैं ना कि भारत जो है वो ओरिएंटल सिविलाइजेशन है, सबसे पुरानी सभ्यता है, और काशी विश्वनाथ काशी नगरी को लोग ये कहते हैं कि साहब 5000 साल पुरानी है, 7000 साल पुरानी है। तब मुझे हंसी भी आती है, दुख भी आता है कि इतिहास का न तो अवलोकन किया गया, न तो शोध किया गया। ये काशी जो है, ये त्रिशूल पर जो बसी है, वो दरअसल त्रिशूल नहीं है, वो विंध्य पर्वत की 3 छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ हैं। और भौगोलिक दृष्टि से अगर आप देखोगी तो आपको पता लगेगा कि ये पहाड़ पर है, और इसलिए न ये जमीन पे है और न आसमान में, बीच में है ये। और इसकी उम्र जो है आप मान के चलो कि 50,000 साल से लेके 5 लाख साल तक की है। पूछो क्यों? क्योंकि गंगा जो है ये सबसे नई नदी है,
हिमालय सबसे नया पर्वत है और इसकी उम्र कही गई है कि 50,000 साल से 5 लाख साल। काशी थी, लेकिन काशी में गंगा नहीं थी। जब राजा हरिश्चंद्र आए थे, जब लड़के का हुआ और वो बीके थे जी। उस समय 80 थी नदी, गंगा नहीं थी। गंगा तो उनके बाद की पीढ़ी के भागीरथ लाते हैं ना, तपस्या करने के बाद। और अर्धचंद्राकार क्यों है? आप आश्चर्य करोगी कि पानी सीधा बहता है, लेकिन नहीं, वहाँ गंगा के है बाएं तरफ मुड़ती है, बजाय दक्षिण में जाने की वो बाएं तरफ मुड़ती है। और काशी विश्वनाथ का पट पखारते हुए वो सीधी होती है और फिर वो चली जाती है। तो गंगा जो कहती जटा से निकली थी, तो वो शिव जो है उनका वो दर्शन करती है और उसके बाद वो जाती है सीधे। तो आप ये मान के चलिए कि उसके पहले की काशी है जी। और इस पर क्यों नहीं शो। और अब विश्वास करो, लोग इस पर, मैं क्या करूं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। काशी के हर घाट पे एक सोता बहता है, और सोता कहाँ से आता है? वो पहाड़ से ही आता है। और वो पानी जो है वो मिनरल वाटर से भी ज्यादा शुद्ध है। कई जगह बंद हो गए, लेकिन कई जगह अभी भी चल रहे। मैं स्वयं उस पानी को पी के बड़ा हुआ हूँ। ललिता घाट जो आजकल गंगा द्वार मेन घाट है, वही मेरा बचपन बीता है, वहीं पर मैं रहता भी था। तो उस पानी को पी के मैं बड़ा हुआ हूँ। तो काशी जो है, तो नतीजा ये इतना प्राचीन है कि यहाँ के जो मिट्टी है उसमें एक अवघड़पन आ गया है, एक अल्लड़ता आई है जी। और क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए अगर स्कूटर आप गए तो और थोड़ा सा टक्कर लग गई तो वो पिंगल बोलेगा कि तुम्हें हंसी आएगी, तुम्हारे भौवें तोड़ दे, तुम्हारे हथवे निकाल दे, और थोड़ी देर के बाद हंसते हुए चले जाएंगे। तो ये एक बिंदासपन जो है वो तुम्हें पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जो काशी में मिलेगा। और वैसे ही काशी का खान पान भी है, आप देख लो जी, हर चीज का। और काशी आप ये देखिए कि सुश्रुत जो दुनिया के पहले सर्जन काशी में हुए, पाणिनि काशी में हुए, पतंजलि काशी में हुए, धन्वंतरी काशी में हुए, रामानुजाचार्य, कबीर, रैदास, ये सारे काशी में हुए जी। तो मिठाइयों का भी जो है जन्मदाता बनारस है। चाट का भी जो है वो आप YouTube देखोगी तो आपको पता लग जाएगा कि चाट के मामले में बनारस का कोई जोड़ नहीं है। तो बनारस का एक अनोखापन है, बनारस एक अनूठा है। यहाँ क्या है, आज भी इस तारीख में भी गमछा ओढ़ करके, गमछा पहन के आप मोटरसाइकिल से चला रहे हैं, कोई देखेगा भी नहीं आपको। क्या आप बाहर कर सकती हैं? नहीं कर सकती जी। तो काशी का ये बिंदासपन है, और ये आपको जो है उसकी माटी में है, उसकी मिट्टी में है। बोलने का अंदाज, का हो हर किसी को, का गुरु, का हाल बात, तू कहेगा हाँ गुरु हम ठीक है, हर को गुरु कहना। तो ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? कोई सिखाता थोड़ी ना। जी जी सर, अब चलते हैं आपकी लेखनी और जीवन यात्रा की तरफ। एक बड़ी ही प्यारी किताब आपने लिखी है जिसका नाम है अंतहीन यात्रा। आपकी अंतहीन यात्रा की असली शुरुआत किस एक फैसले से आपने की? कब, मतलब जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदली? कब आपको ये महसूस हुआ, ये नाम आपके अंदर आया कि मुझे ये किताब लिखनी है, नाम उसका मुझे अंतहीन यात्रा रखना है? क्या कहानी है इसके पीछे से? ऐसा हुआ कि मेरी ये पहली नहीं, ये दूसरी किताब है जिसकी चर्चा आपके प्रोफेसर साहब ने की थी। जी जी, अच्छा। खेल पत्रकारिता के नाम से। हालांकि हमने टाइटल कुछ और दिया था, हमको फेलोशिप मिली थी माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से जी। तो उस पर मैंने वो पुस्तक लिखी थी, उन्होंने उसको प्रकाशन भी किया था, प्रभात प्रकाशन की वो पुस्तक है, उन्होंने लिया भी, उसकी चर्चा भी आज यहाँ की थी। अंतहीन यात्रा का लिखने का उद्देश्य ये था कि मैं अमेरिका जा रहा था, तो मेरे एक बचपन के मित्र हैं, बहुत बड़े समाज सेवी, धनाढ्य हैं, साड़ी के बहुत बड़े व्यापारी हैं, मुकुंदलाल टंडन, उनका जिक्र हमने किया भी है, फोटो के साथ है। तो उन्होंने कहा पदम भैया आप जा रहे हैं यूएस में, तो आप ऐसा कीजिएगा कि अपने मेमोइर्स जरूर लिखिए। जी।
हमने कहा क्या कह रहे हैं बब्बू भैया? बब्बू भैया मतलब उनका घर का नाम था हमारा। बब्बू भैया क्या कह रहे हैं आप? बोले नहीं पदम, इसको आप लिखो, लोगों को पता लगे। तब विश्वास करो, मैंने लैपटॉप पे नहीं लिखा है। लैपटॉप पे मुझे बड़ी असुविधा होती है, अभी भी है, वहाँ भी यूएस में भी मेरा था। मैं मोबाइल पे मैंने लिखा, ये पूरी पुस्तक मोबाइल पे लिखी। और एक दिन जो लिखा, वो हमारा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है, उसी के मकान के गृह प्रवेश में मैं गया था, 6 महीना रहा। तो वो उसको मैं दे देता था, वो उसको क्रमबद्ध कर देता था और अपना सेव कर लेता था गूगल पे, अरे उस पे जीमेल पे। और पूरी की पूरी किताब जो है कंप्लीट मैंने वहाँ कर ली, 6 महीने के भीतर ही भीतर। रोज मैं थोड़ा बहुत लिखता था, थोड़ा बहुत, कुछ छूट भी गई है और बहुत नई चीज़ें भी आई हैं। तो ये हमारा उद्देश्य था। तो मैंने जो है सो आया जब मैं, तो मुझसे बोले पदम भैया आपने किताब लिखी? मैंने कहा हाँ लिख ली। तो जब विमोचन हुआ उस किताब का, दिल्ली में ही हुआ था, ये इंदिरा गांधी सांस्कृतिक कला केंद्र में, हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं राम बहादुर राय, वो विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं और हम लोग दोनों ने 64 में इंटरमीडिएट एक साथ पास किया था। उन्होंने कहा इस किताब का विमोचन तो हमारे यहाँ, वो समय अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा इस किताब का विमोचन तो यहीं होगा। तो विमोचन जो है ये यहीं पर हुआ और वहाँ बब्बू भैया आए। बब्बू भैया का भी मैंने उल्लेख किया है, बाएं तरफ जब आप किताब देखोगे तो वहाँ मुकुंदलाल टंडन का फोटो के साथ ये है। तो उसकी प्रेरणा वहाँ से मिली हमको, सच ये है। जी जी। मैंने एक किताब लिखी थी, मैंने सोचा सब कुछ मैंने कर दिया। उन्होंने कहा कि आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखो। तब मैंने लिखा कि कैसे मैं खेल पत्रकारिता में आया। एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई हमारे साथ और मैं पागल हो गया कि क्या करूं। तो मेरे पिताजी जो थे वो बहुत बड़े ज्योतिषी, जो भृगु सम्राट, ज्योतिष सम्राट कहलाते थे हमारे दादा और पिता। लेकिन कहते हैं ना, डॉक्टर हो चाहे ज्योतिषी हो, वो अपने घर के लोगों का ज्योतिष नहीं करता, अपनी चिकित्सा नहीं करता, वो उनके फैमिली डॉक्टर और फैमिली एस्ट्रोलॉजर होते हैं। तो उन्होंने कभी हमारी कुंडली नहीं देखी थी। जब मैं विह्वल हो गया, मतलब असल में मैं एक ट्रांसमिशन लाइन के टूल्स बनाती थी कंपनी, उसकी में मैं साझेदार था। मेरा एक पार्टनर था, वो ड्राइंग उसी की थी। एक कंपनी में हम लोग दोनों छोड़े नौकरी और हमने काम शुरू किया। करीब करीब 2.5 लाख रुपए का नागालैंड में हमको काम मिला, 74-75 की बात। और हम लोग बात पैसे नहीं थे, तो वो इंजीनियर था, बड़ा ईमानदार था। उसने कहा थोड़े थोड़े आप बेचते रहिए, थोड़ा थोड़ा वो देते रहेंगे। आखिरी कंसाइनमेंट जो था वो हाइड्रोलिक कंप्रेसर का था। वो इंजीनियर आया तो हम उसको छोड़ने के लिए गए और हम लौटे हैं। अच्छा, वो जो हमारा पार्टनर था सुजीत, वो 4 महीने से जो है अपने घर मिर्जा मुराद पास में पड़ता है, वो गया नहीं। तो हमने कहा कि देखो जा रहे हो, बहुत तेज बुलेट चलाता था, तो हमने कहा कि देखो संभाल के रहना, हेलमेट ले लेना और कपड़े पहन के जाना। और वो बेचारा गया। बीच में पीडब्ल्यूडी वालों ने सड़क पर गड्ढा खोद रखा था, जो उसका जो लिखा होता है वो हट गया था और वो सीधे 10 फीट अंदर चला गया। बाहरी कोई चोट नहीं आई, लेकिन मैं लौट के आया हूँ। रात को 2 बजे मेरे को फ़ोन आता है कि सुजीत तो नहीं रहा। अब मेरी पार्टनरशिप डीड, कई बार हमसे कहा था कि डीड बनवा लो, ये कर लो। हमने कहा यार पैसा होगा, 20,000 रुपये की एम्बेसडर मिलती थी। तो हमने कहा एक एम्बेसडर गाड़ी लिया जाएगा। बड़ी बड़ी हमने ख्वाब सजो रखे थे और वो एकदम चकनाचूर हो गए, क्योंकि उनके घर के और लोग जो थे वो बिल्कुल माने अनपढ़। और मैं करूं तो क्या करूं, और हमको ऑफर मिल रहा था, मैं लिखता पढ़ता था खेल में, और आज अखबार से हमको बार बार ऑफर आता था। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। तब हमारे पिताजी ने जब कुंडली देखी तो कहा कि अरे ये क्या कर रहे हो यार, तुम ये लोहे लक्कड़ में क्यों फंसे हो, ये सब में तुम्हें बुध और शुक्र है तुम्हारा, तुम तो लेखनी में जाओ और एक काम करो, हमसे 300 रुपया महीना लो। उस जमाने में 300 बहुत, और बॉम्बे जाके स्ट्रगल करो, तुम स्क्रीन पर भी चमकोगे। और उसी समय राम मोहन पाठक आ गया, वो हमारे साथ गया रहा छोड़ने। वो सिटी रिपोर्टर था, धर्मयुग छोड़ करके आया था। देखो पदम भैया हमारा पड़ोसी भी था, हमारे
तीसरे नंबर के भाइयों का दोस्त था, हमारे एक तरह से फैमिली फ्रेंड का। पदम भी अब आपको चलना पड़ेगा। तब मैंने सरेंडर कर दिया। अब मैं गया और उसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज हमने एक मैच देखा किया, और 77 में 12 अक्टूबर को मैंने जो है ये पत्रकारिता विधिवत शुरू की जी। तो ये समझो कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये था। सर, अगर आपको जो युवा आज खेल पत्रकार बनना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले आप किस भ्रम से बाहर निकालना चाहेंगे, बतौर अगर आज की पीढ़ी को कोई संदेश हम देना चाहें आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू? देखिए, खेल भारत का भविष्य है। भारत एक विकसित राष्ट्र होने की कल्पना जो संजोई है हमारे वर्तमान सरकार ने जी। कि 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ये सिलसिला जारी रहा, जिस तरह से उत्साहवर्धन किया जा रहा है सरकार की ओर से, अगर ये जारी रहता है तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कहने में कि 2047 तक भारत जो है खेलों की भी महाशक्ति बन चुका होगा। क्योंकि आप देखिए, एक जमाने में हम एक पदक को तरसते थे, ओलंपिक में हमेशा बैरंग आते थे। 80 में एक आखिरी गोल्ड जीता था हॉकी में, उसके बाद हमारी हालत बड़ी खराब थी। कोई एकाध तो कोई सिल्वर मिल गया, कोई कांसा मिल गया तो मिल गया। अब तमाम लोग आने लगे हैं सामने, तमाम, और हर खेल में हमारी अब पहुंच होने लगी है। और इसका लिए आपको बहुत बड़ा क्रेडिट जो है सरकार के सहयोग को देना पड़ेगा, खेल मंत्रालय को देना पड़ेगा। अगर ऐसा रहता है तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जबकि भारत एक खेल महाशक्ति बनेगा। तो हमें समझते हैं कि खेलों का भविष्य बड़ा उज्जवल है। आज की जो पीढ़ी है वो भविष्य का निर्माण कर रही है। उसको भी, चाहे वो जर्नलिज्म में क्यों, मीडिया के क्षेत्र में क्यों न हो, उसे भी एक कोशिश करनी होगी कि वो इसको पढ़े, समझे और इसको एक प्रोफेशन के रूप में अपनाए। नौकरी की चिंता नहीं है, आपने स्ट्रगल करना। जैसे कि बॉम्बे में लोग स्ट्रगल करते हैं 10-10 साल, 15-15 साल के बाद भाग्य खुलता है। अब सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है कि अगर आपने जम के मेहनत की, लिखा, तो आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आपके भर 4-4 गाड़ियां होंगी। तो इसलिए जो इसको हृदय से लेने की जरूरत है, मेरा ये मानना है। एक लाइन में अगर आप ये बताना चाहें कि अच्छा खेल पत्रकार बनने की सबसे बड़ी शर्त क्या है? डेडिकेशन, समर्पण, और समर्पण के लिए जरूरी है अध्ययन। आप जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आज इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। जी। आपको जर्नल्स पढ़ने होंगे, गूगल है, गूगल पे आपको उत्साह उतना नहीं मिले, लेकिन अगर पुस्तकें, आजकल पुस्तक के प्रति लोगों की अरुचि हो रही है। मेरा ये मानना है कि पुस्तक जो आप पढ़ते हैं वो आपके लिए जीवन भर आपके यहाँ दिमाग में स्टोरेज हो जाता है उसका। आप जो देखते हो वगैरह भूल जाओगे, लेकिन जो आपने पढ़ लिया है वो हमेशा ताउम्र याद रहेगा। तो आप जितना पढ़ोगे, जितना उसको समझने की कोशिश करोगे, सफलता उतने ही आपको मिलेगी। अगर अंतहीन यात्रा का अगला अध्याय लिखा जाए तो उसका शीर्षक क्या होगा? शेष से आरंभ। ये किताब आपने खुद के लिए लिखी या आने वाली पीढ़ी के लिए? मनस्तोष तो है, इसमें दो राय नहीं। मनस्तोष के लिए लिखी कि मैंने जो अनुभव किया है वो अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को दूं कि वो भी इसको समझें। लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने नई पीढ़ी को भी दी है। ये आत्मसंतोष तो मिला है जी। लिखने में। मुझे लगता है कि मैंने जो किया था उसको मैंने शब्दों में उकेर दिया है। जी। तो ये तो है, इसमें दो राय नहीं है। इस किताब का एक ऐसा सच जिसे आप चाहते हैं कि हर युवा पत्रकार जरूर समझे और पढ़े? ये है कि आप ईमानदारी बरतें। इस किताब में मैंने बहुत कुछ लिखा है और
ईमानदारी छोड़ करके अगर आप इस काम को जो है दूसरे ढंग से अपनाते हैं तो आप सफल नहीं होंगे। इसलिए भ्रष्टाचार से बचें, किसी भी तरह की लालच से बचें। आप अपने काम में जो है पूरा के पूरी तरह कंसंट्रेट करें, एकाग्र हों। देखिए, मैंने फिर कहा ना कि ये खेल केवल खेल नहीं है। आप हर विधा के पंडित हो सकते हैं अगर खेलों को आपने पूरी तरह से पढ़ लिया है तो। जी जी। सर, आज आपने हमें सच, साहस और संवेदना का पाठ पढ़ाया है इस कन्वर्सेशन के थ्रू। आपकी कलम ने क्रिकेट को शब्द दिए और पत्रकारिता को आत्मा। आज इस ऐतिहासिक, अर्थपूर्ण और बहुत ही प्रभावशाली संवाद के लिए द IMT पॉडकास्ट की तरफ से आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना कीमती समय और इतनी अच्छी बातें आज हमारे इस चैनल पे की। मैं भी आभारी हूँ, और मेरा तो एक मूल मंत्र है, चरैवती चरैवती, चलते रहो चलते रहो। आज इस उम्र में भी मैं अपने घर पे ही, टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि मैं सेवा कर रहा हूँ। लिखना कम, बोलना ज़्यादा हो रहा है। तो मैं भी आभारी हूँ, इस संस्थान का आभारी हूँ, रूबी आपका, हमारे डायरेक्टर साहब का, कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने दिल की बात साझा कर सकूं। जी, और इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर। नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आया होगा। तो ज़रूर आप इस पॉडकास्ट को शेयर करें, क्योंकि इतिहास बार बार नहीं बोलता,